नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 3 राज्यों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्रॉस वोटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के नतीजे शाम तक आ जाएंगे। इनमें से 7 राज्यों की 26 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है। यहां उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इन 3 राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो मौजूदा स्थिति में 37 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं, जबकि 12 सीटें एनडीए के खाते में हैं। चुनाव के बाद तस्वीर बदल सकती है। एनडीए को 8 सीटों का फायदा हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा सांसद बनेंगे। वहीं 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र से निर्विरोध चुने गए हैं। शरद पवार, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, थंबी दुराई, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रियो सहित कई बड़े नेताओं को पहले ही निर्विरोध राज्यसभा भेजा जा चुका है। लेकिन बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, राज्यसभा के लिए आज मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक ही सीट का लफड़ा है जिसमें एनडीए के पास 38 है। 3 वोट उनको और चाहिए, क्योंकि 41 सीट वोट चाहिए होता था एक राज्यसभा मेंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी के 3 वोट कम हो रहे हैं और बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। देखिए, शाम तक पता लगेगा किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या किन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो बाकी तो एक बात समझ ली, 11 में से 10 सीटों का तो निर्णय क्लियर है, उसमें तो कुछ होना जाना नहीं है। बस एक सीट का लफड़ा है जिसके लिए 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से बीजेपी को एज मिल जाएगा, क्योंकि बिहार में भी सत्ता में है और हरियाणा में भी सत्ता में है। तो इसका फायदा जरूर भाजपा को मिलेगा। और उड़ीसा से भी कुछ सीटें आएंगी। और अगर आप ध्यान देंगे तो 2 दिन पहले ही हेमंता जी ने ये बात कही है कि भैया टिकट कोई भी दे, राज्यसभा में हमारे ही उम्मीदवार को वोट मिलेगा। तो ये तो बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट में तो बहुत आगे है और अन्य पार्टियों से तो उसका कोई मुकाबला नहीं है जी। लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि आज ही नतीजे भी घोषित होने हैं और बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो निर्विरोध ही कई जो उम्मीदवार थे वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन इन 3 राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, 11 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। और इन मुकाबलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि इन मुकाबलों को बेहद दिलचस्प यहाँ पर माना जा रहा है और लगातार अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए सभी जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्रॉस वोटिंग का भी यहाँ पर खतरा लगातार बना हुआ है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी, मैंने वही पहले बताया कि बीजेपी का चुनाव का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है और इलेक्शन मैनेजमेंट में तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। ये तो राज्यसभा सांसद है और तीनों स्टेट जहाँ की बात हो रही है वहाँ भाजपा सत्ता में है। तो निश्चित तौर पे मान के रखिए, अपोजिशन के लोग कुछ ना कुछ इधर उधर करके बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे। भाजपा वालों का एक बहुत बढ़िया काम है, वो हर चीज से बाज आ जाते हैं लेकिन राजनीति से बाज नहीं आएंगे। तो बीजेपी वाले राजनीति ना करे, भाई उनका अधिकार है, तो राजनीति कर रहे हैं और कुछ खास नहीं है। एक सीट का है और मुझे लगता है कि बीजेपी अपने एज का फायदा उठाएगी और वो चुनाव बड़े आराम से जीत जाएगी। अपोजिशन का दावा हवा हवाई पहले भी था और आज भी हवा हवाई ही साबित होगा। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 राज्यों में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कई राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए हैं। लेकिन 3 राज्यों की बात करें जिसमें बिहार, उड़ीसा और हरियाणा शामिल हैं, 11 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है और आज शाम को नतीजे घोषित हो जाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सामने आया। 7 देशों को मिलकर सुरक्षा गठबंधन बनाने की अपील उन्होंने की है। तो आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए 7 देशों से बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। नाटो मदद करे, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद विश्व भर में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म करने का दावा किया है,
तो दूसरी तरफ वो होर्मुज को खुलवाने के लिए दूसरे देशों से सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उनकी 7 देशों से बात हो रही है। ये बयान ट्रंप की उस अपील के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और राज्य आपको बता दें कि और अन्य कई देशों से होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने नाटो देशों से कहा कि अगर नाटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते रहे तो नाटो का भविष्य खतरे में हो सकता है। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हों कि उनके होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 देशों से बात हो रही है, लेकिन अभी तक किसी देश ने अमेरिका का मध्य पूर्व में सैन्य तौर से साथ देने की हामी नहीं भरी है। उधर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर दुनिया के कई दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया है, जिसके चलते तेल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है और उनसे तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पेजेश्कियान से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर इस जंग को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ईरान समेत पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह खोलने के लिए भी कहा। मैक्रों ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि हम जिस बेकाबू होते तनाव को देख रहे हैं वो पूरे क्षेत्र को अराजकता में धकेल रहा है, जिसके आज और आने वाले सालों में गंभीर नतीजे होंगे। ईरान के लोग पूरे क्षेत्र के लोगों की तरह इसकी कीमत चुका रहे हैं। सिर्फ एक नया राजनीतिक और सुरक्षा ढांचा ही सभी के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दुबई एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ और आसमान पूरा धुआं हो गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। तो ईरान इजराइल जंग के कारण हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इस जंग में पड़ोसी देशों पर भी हमले किए जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक दुबई पर कई बार हमले किए जा चुके हैं। सुबह एक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। इस धमाके के बाद वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुरक्षा को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी तरह की उड़ानों को बंद कर दिया गया है। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से ब्लास्ट को लेकर बताया गया कि दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक में आग लगने से ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि घटना के कुछ ही समय बाद उस आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दुबई एयरपोर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ उड़ानों को अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके साथ ही एयरपोर्ट स्ट्रीट और एयरपोर्ट टनल पर यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारत से दुबई जाने वाले एमिरेट्स की फ़्लाइट सुरक्षा कारणों के चलते वापस कोच्चि लौट आई है। यहाँ यात्रियों को उतारकर एयरपोर्ट परिसर में ही बैठाया गया है। वहीं एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने और जाने के लिए 48 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। इस संबंध में बताया गया कि दोनों विमान कंपनी भारतीय शहरों और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानों सहित जेद्दा और मस्कट के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मंगलुरु से एक उड़ान संचालित करेगी। एयर इंडिया ने कहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए 12 निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जिसमें दिल्ली, कन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक उड़ान और कोच्चि से 2 उड़ानें शामिल हैं। दरअसल एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल मिलाकर 48 उड़ानें पश्चिम एशिया के लिए आज संचालित करने का आश्वासन दिया है। जेद्दा के लिए कुल 10 उड़ानें भारत से संचालित होंगी। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक रिटर्न फ्लाइट संचालित करेगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मैंगलोर से एक फ्लाइट संचालित करने वाली है। वहीं मध्य पूर्व में बदलती स्थिति को देखते हुए इंडिगो ने अपने संचालन में कुछ सावधानीपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया है। 16 से 28 मार्च तक एयरलाइन मध्य पूर्व के लिए और वहां से कुल 252 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। तो इंडिगो लगभग अपने नियमित शेड्यूल पर वापस आ गई है। एयरलाइन सऊदी अरब के लिए 126 साप्ताहिक उड़ानें और ओमान के लिए 28 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा यूएई के लिए 98 साप्ताहिक उड़ानें चलाई जाएंगी। एयरलाइन ने कहा है कि वो क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए मौजूदा भू राजनीतिक जोखिम, एक्सप्रेस पर प्रतिबंध, एयर स्पेस पर प्रतिबंध, हवाई अड्डों की सीमाएं, ईंधन और बीमा की बढ़ती लागत, साथ ही अन्य अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए उड़ानों की क्षमता तय की जा रही है। इन कदमों का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षित और भरोसेमंद उड़ान सेवाएं बनाए रखना है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है।
उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नरियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच के आईएएस संघमित्रा घोष को गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट आज दोपहर 3 बजे आयोग को भेजनी होगी। आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों बदल दिए गए हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बंगाल में देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लेते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों को बदला गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और देश में बढ़ते ईंधन संकट के खिलाफ मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता में इसके विरोध में जुलूस निकालने का आह्वान किया गया है। जुलूस का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। ये जुलूस शहर रैली शाम करीब 4 बजे कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर डोरीना क्रॉसिंग पर खत्म होगी। मुख्यमंत्री ने मौजूदा गैस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि पश्चिम एशिया संकट कई दिनों से बना हुआ है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने समय रहते कोई तैयारी या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। उनके अनुसार गैस जैसी ज़रूरी वस्तु की आपूर्ति को लेकर केंद्र की लापरवाही के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी के गैस बुकिंग के लिए नया नियम लागू कर दिया, जिसके तहत 25 दिन से पहले दोबारा गैस बुक नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस फैसले से आम लोगों की चिंता और परेशानी बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं ओडिशा के कटक शहर में एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आग लग गई। यह हादसा सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब अस्पताल की पहली मंजिल पर ट्रॉमा केयर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से कुछ आईसीयू में ही दम घुटने से मर गए, जबकि कुछ को शिफ्ट करते वक्त उनकी मौत हो गई। 5 मरीजों की हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल स्टाफ को भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी कंफर्म नहीं है। आग लगते ही अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत एक्शन लिया। अस्पताल के अपने फायर डिपार्टमेंट ने पहले रिस्पांस दिया और बाहर से 3 फायर टेंडर भी जल्दी मौके पर पहुंच गए। आग पर काबू पाने के लिए तेज़ी से काम किया गया, लेकिन धुएं और आग की वजह से कई मरीजों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ओडिशा के सीएम मोहन चारण मांझी ने आग लगने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। एससीबी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, वहाँ संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ। और जो हमारा कर्मचारी लोग, सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले, वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए और वो भी आहत हुए और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से हमने पहले से ही, हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है
इसके लिए हमने 420 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं और उसका भी काम अभी चालू है। उसके साथ साथ अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर है जो 2026-27 में, इसके लिए भी हमने 400 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। वो जो बजट में हमने प्रावधान किए हैं वो पहले हमारा सरकार आने के बाद ही हर साल में हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए स्वतंत्र ध्यान रखते हुए हमने बजट को बढ़ावा करते हुए वो काम कर रहे हैं और अगले दिन के लिए भी निश्चित रूप से कैसे अच्छा ढंग से उसको प्रावधान किया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। और हमने भी जो हमारा अग्निशम विभाग का जो महानिदेशक, उनको हम निर्देश भी दे रहे हैं कि एसएमबी मेडिकल कॉलेज में जो अग्नि निर्वापक व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से और आए और तदारक करते हुए फायर कॉम्प्लीमेंट करें। हमने इसी आधार पर उनको हम निर्देश दे रहे हैं। और जो घटना हुआ, जो आज जो अग्निकांड हुआ, इसी आधार पर हमने जो जुडिशियल इंक्वायरी विचार विभाग तदंत करने के लिए मैंने निर्देश दे रहा हूं। और जो इंसिडेंट हुआ, अग्निकांड इंसिडेंट हुआ, इसके लिए भी कोई आदमी के तरफ से या किसी तरफ से कैसे हुआ, अगर रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाएगा। इसी आधार पर मेरा एक ही कहना है कि जो पेशेंट थे उनको दूसरा वार्ड में, दूसरा आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा उनके अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहें, इसी आधार पर मैंने विभाग को भी निर्देश दे चुका हूं और निश्चित रूप से अच्छा ट्रीटमेंट उनको किया जाएगा। थैंक यू। वहीं केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन पुरामहत्व की इमारत भोजशाला के मामले को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वर्ष 2022 में दायर की गई याचिका पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर आज उच्च न्यायालय इंदौर में सुनवाई के लिए तारीख लगी है। गत सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि दोनों पक्षों को दी जा चुकी है। कोर्ट अब इस मामले में रिपोर्ट और दावे आपत्तियों पर अपना फैसला देगी। कोर्ट के फैसले पर शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों की नजरें टिकी हुई है। दरअसल एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के फैसले से ही भोजशाला का वास्तविक धार्मिक स्वरूप तय होगा। वर्तमान में इस इमारत को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अपने समुदाय का अधिकार बताते आए हैं। इन स्थितियों में प्रति मंगलवार दर्शन पूजा हिंदू पक्ष और शुक्रवार को नमाज मुस्लिम पक्ष द्वारा अदा की जा रही है। भोजशाला की मुक्ति को लेकर कई दशकों से हिंदू संगठन आंदोलनों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। वहीं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में याचिका लगाकर इसे निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की। सपा मुखिया देर शाम को सलमान खान के घर पहुंचे और उनके पिता सलीम खान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सलीम खान खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। सपा मुखिया ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मुंबई में आयोजित क्रिएटिव इकोनॉमी समिट में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात भी रखी। समिट के बाद अखिलेश यादव फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से नहीं हुई है। उन्होंने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की और इसके साथ कैप्शन में लिखा मुंबई मिलन। तो अखिलेश यादव ने सलमान खान से मुलाकात की। मुंबई में एक्टर सलमान खान से मुलाकात करने अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने सलमान खान के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई और उसे पोस्ट भी किया। तो मुंबई में एक्टर सलमान खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने सलमान खान के पिता सलीम खान से उनका हालचाल पूछा, उनसे भी मुलाकात की और मुंबई में ही अखिलेश यादव और सलमान खान के बीच ये मुलाकात हुई, जिसकी एक तस्वीर भी अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की और इसकी जानकारी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।